नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त के 16,000 करोड़ रुपए जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने शनिवार को एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को दिल्ली के पूसा स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और इस अवसर पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के मामले से पीएम किसान योजना के तहत किसानों को 16,000 करोड़ रुपए की राशि की 12वीं किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस साल के मई महीने में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 21,000 करोड़ रुपए जारी किए थे। कृषि मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 नामक 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगी और किसानों और कृषि स्टार्टअप शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं, बैंकर और अन्य हितधारकों को संबोधित करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद है। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये अगली किस्त जो है वो जारी करने जा रहे हैं, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें कृषि मंत्री की, और कृषि मंत्री ने शनिवार को एक बयान के अंदर ये जानकारी दी कि सोमवार को यानी कि कल जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के यहाँ तक पूसा भारतीय किसान पूसा संस्थान से वहां पर कहीं ना कहीं एक कार्यक्रम किया जाएगा जिसके अंदर लगभग 13,500 के करीब जो है वो किसान शामिल होंगे। और जो 12वीं किस्त है यानी कि कह सकते हैं जो पीएम किसान योजना के तहत जो 12वीं किस्त है वो जरूर उसकी घोषणा की जाएगी। और ये 16,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो कहीं ना कहीं किसानों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। 17 अक्टूबर तक इसको हर तरीके से किसानों तक उपलब्ध कराया जाएगा। और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है, जो 11वीं किस्त के अंदर यानी कि शिमला के अंदर जो किस्त दी गई थी वो 21,000 करोड़ रुपए की थी, और जो अब 12वीं किस्त दी जाएगी वो 16,000 करोड़ रुपए की होगी। यानी किसानों के लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार जो है बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है, और कहीं ना कहीं जो उसका फायदा है वो शायद आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा किसानों को मिलता हुआ नजर आएगा। क्योंकि पहली जो 11वीं किस्त दी गई थी वो 21,000 करोड़ रुपए की थी, और कहीं ना कहीं किसानों को उससे भी कहीं ना कहीं फायदा होता हुआ नजर आया था। मगर यहाँ पर लगातार जो केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को कहीं ना कहीं भरपूर कोशिश की जा रही है कि उनको सहायता मिलती नजर आए, और लगातार कहीं ना कहीं कोशिश भी यही है कि केंद्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं किसानों को मनाने की कोशिश करती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार किसानों के लिए योजनाएं लेके आ रही है और योजनाओं को कहीं ना कहीं फायदा जो किसानों को पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, उससे साफ जाहिर है केंद्र सरकार जो है बड़े कदम उठाती हुई नजर आ रही है। जी, किसान सम्मान सम्मेलन का इस दौरान उद्घाटन किया जाएगा, किस तरीके का ये सम्मेलन रहने वाला है? देखिए, इस सम्मेलन के अंदर लगातार कहीं ना कहीं ये उम्मीद जताई जा रही है कि 13,000 करोड़ रुपए 13,000 से ज्यादा जो है वो किसान जो है वो इसके अंदर पहुंचेंगे। और लगातार ये भी कोशिश की जाएगी जो 12वीं किस्त है यानी कि 16,000 करोड़ रुपए की वो किसानों तक सही समय पर उपलब्ध कराई जाए, यानी कि 17 अक्टूबर तक उनके अकाउंट में जो पैसा है वो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। और जिस तरीके से अब केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं जो किसानों की और किसान सरकार के बीच में जो दूरी थी शायद उसको खत्म करने की भी भरपूर कोशिश की जा रही है। जी, अब ये जो सम्मेलन है 12वीं किस्त, तो किसानों के लिए जो योजनाएं चला रही है सरकार, उसके तहत हर बार जो ये किस्त जारी होती है उसमें किसानों को फायदा होता है, और इस बार उसी तरीके से 12वीं किस्त जारी होगी। लेकिन सम्मेलन का एक उद्घाटन करेंगे, वो सम्मेलन काफी अहम है। किसानों को उस सम्मेलन से किस तरीके से लाभ होगा? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ बात करें पूसा संस्थान की तो वहां पर इस सम्मेलन को किया जाएगा, और यहाँ पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 12वीं किस्त को घोषणा की जाएगी, और ये भी कोशिश की जाएगी इस सम्मेलन के अंदर जो 13,000 से ज्यादा किसान जो इसमें शामिल होंगे उनको कहीं ना कहीं बैठने की सुविधाएं, और यहाँ तक कि जो उनका जो पैसा है जिसको वो 12वीं किस्त के तौर पर देना है वो कहीं ना कहीं उनके अकाउंट में समय तक पहुंच सके। यानी 17 अक्टूबर से ही पैसा जो है वो किसानों तक पहुंचाया जाएगा। और ये लगातार जिस तरीके से कोशिश की जा रही है उससे तो लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर किसानों को भी फायदा होगा, और सरकार जिस तरीके से कदम उठा रही है शायद वो कहीं ना कहीं कारगर होता हुआ नजर आएगा। जी, ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी
हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर को रुख करते हैं। देश की राष्ट्रीय राजधानी में इसी साल के अंत तक दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी के चुनाव होने हैं। हालांकि अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी 16 अक्टूबर यानी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। बूथ कार्यकर्ता के अलावा दिल्ली बीजेपी के संगठन प्रकोष्ठ और मार्च के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन में बीजेपी चुनाव प्रचार की तरह शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के तीनों नगर निगम को एक करने और परिसीमन के बाद जल्द चुनाव होने की संभावना है। ऐसे में ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए चुनावों की घोषणा से पहले ही बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुटी है। बीजेपी बूथ से लेकर संगठन को चुनाव से पहले तैयार कर लेना चाहती है, ताकि एमसीडी चुनाव में जीत हासिल हो सके। इसके लिए हर बूथ को मजबूत करने के लिए बूथ कार्यकर्ता तैयार किए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता शिवम पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। शिवम, फिलहाल जिस तरीके से बीजेपी ने तैयारियां शुरू की है, अभी एक बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था और ये दूसरा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन है, यानी कि कार्यकर्ताओं को हर स्तर पर मजबूत करने की कोशिश में है बीजेपी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दें मुस्कान जी, दिल्ली नगर निगम चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन उसको लेकर बीजेपी अपनी पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। 16 अक्टूबर यानी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बीजेपी के द्वारा बड़ा सम्मेलन किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता जेपी नड्डा द्वारा किया जाएगा। इस मीटिंग में बीजेपी की बूथ कार्यकर्ता के अलावा बीजेपी के संगठन और प्रकोष्ठ और पदाधिकारी लोग भी शामिल होंगे। बीजेपी ने इसे पंच परमेश्वर कार्यकर्ता नाम दिया। पंच परमेश्वर, इस सम्मेलन को पंच परमेश्वर दिया है। जी, अब ये जो पंच परमेश्वर का ये जो सम्मेलन होने जा रहा है, इस सम्मेलन में क्या कुछ खास रहने वाला है, क्योंकि जेपी नड्डा इसमें शामिल होंगे, किस तरीके से वो बूथ कार्यकर्ताओं को मंत्र फूंकेंगे उनमें? जी बिल्कुल, लगातार बीजेपी 2007 से एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार बनी हुई है। इसको लेकर बीजेपी ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव को लेकर भी कहीं न कहीं बीजेपी लगातार दिल्ली में कमर कसती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर बीजेपी आज एक बड़ा सम्मेलन कर रही है। उसको लेकर ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा खुद ही सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जी, तीनों नगर निगमों के एकीकरण के बाद से परिसीमन एक समस्या बना हुआ है। परिसीमन कब तक हो सकता है ताकि चुनावों का रास्ता साफ हो सके? ये इसको जल्दी लिया जा सकता है, क्योंकि हो सकता है मई के महीने में इस पे में चुनाव हो जाए, जिसको लेकर बीजेपी आज से ही अपने संगठन को मजबूत करने के लिए चुनाव को समस्याओं को करने के लिए हर कार्यकर्ताओं पर, हर बूथ पर इनका ये फंडा है कि हर एक बूथ पर एक बूथ अध्यक्ष, एक बूथ प्रमुख, एक महिला, एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में ये अपने बूथ पर इसी बूथ पर एक बंदे को रखेंगे। जी, अभी शिवम, जिस तरीके से परिसीमन की भी हमने बात की, लेकिन बीजेपी अब के देख सकते हैं कि पूरी तरीके से सक्रिय है और अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं का सम्मेलन कर रही है और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को मजबूती दे रही है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी पूरे तरीके से अगर देखा जाए तो कहती आई है कि इस बार चुनाव वही जीतेंगे एमसीडी का। उनकी तैयारी किस तरीके की है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों आपस में एक राजनीति चमका रही है कि हम दिल्ली के हितैषी हम है और वही आम आदमी पार्टी का दिल्ली के हितैषी हम, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कहीं कम नहीं है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की जबरदस्त आरोप लगा रही, लेकिन कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी भी बीजेपी पर पूरी तरीके से तंग करती हुई बीजेपी की कमियां, एमसीडी में बीजेपी कमियां दिखाते हुए दिख रही है। जी, अब अगर बीजेपी की बात करें तो जेपी नड्डा मंत्र फूंक रहे हैं बूथ कार्यकर्ताओं में। पिछला जो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन था उसका कितना असर देखने को मिला है और इस बार जो सम्मेलन होगा उससे क्या अलग होगा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पिछली बार जो बूथ इस बार नगर निगम के चुनाव को लेकर था, लेकिन इस बार कहीं न कहीं वो विधानसभा चुनाव को लेकर ही बूथ कार्यकर्ताओं को सम्मेलन करेंगे कि जो विधानसभा का चुनाव होता है उसमें कहीं न कहीं हमको एक अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए कि बीजेपी लगातार 25 सालों से सत्ता में, विधानसभा सत्ता में आई नहीं। इसको लेकर जेपी नड्डा स्वयं रामलीला मैदान से एक मंत्र फूकेंगे बीजेपी कार्यकर्ताओं को लेकर। जी,
एमसीडी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने संगठन को चुनाव से पहले ही तैयार कर लिया है। अब चुनाव से पहले ये जो तैयारी है ये कितनी सार्थक हो सकती है बीजेपी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी रूप से सक्रिय है। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों सक्रिय हो गए हैं एमसीडी चुनाव को लेकर। कहीं ना कहीं बीजेपी आम आदमी पार्टी बीजेपी की कमियां गिनाने में कहीं भी हो नहीं, चाहे कूड़े का पहाड़ की बात करे, नगर निगम सफाई की बात करे, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी के हरदम तारीफ ने बुराई करने के काम बाज नहीं आ रहे। वही बीजेपी लगातार उनके स्कूल पे शराब घोटालों पे लगातार तंज कसती हुई राजनीति करती हुई दिल्ली में नजर आ रही है। दोनों पार्टियां लगातार बराबर की राजनीति कर रही, आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों लगा रही। जी मुस्कान जी, बूथ स्तर पर क्या कार्यकर्ता बीजेपी के वाकई मजबूत हुए हैं शिवम, क्योंकि लगातार उनमें मंत्र फूकने का काम कर रहे हैं जेपी नड्डा। जी बिल्कुल कहा आपने कि बीजेपी कहीं न कहीं अपनी थोड़ी भी कमियां नहीं छोड़ती। हर कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष से लेकर बड़े स्तर तक, बड़े संगठन मंत्री तक या कहा महामंत्री या पदाधिकारी हो, बीजेपी कहीं न कहीं अपनी कमी नहीं छोड़ती है किसी भी कार्यकर्ताओं को लेकर अपना सम्मेलन करने के लिए। लेकिन फिर भी निर्णय अगर रिजल्ट गलत आता तो ये देखने वाली बात होती है। लेकिन बीजेपी कहीं न कहीं अपने किसी भी स्तर पर कभी कमी नहीं छोड़ी है संगठन को मजबूत करने के लिए। जी मुस्कान जी, आज ये जो सम्मेलन है वो होने जा रहा है, कहाँ ये सम्मेलन होगा और कब तक इसकी शुरुआत होगी? जी मुस्कान जी, आज इसका सम्मेलन दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़े मंच से किया जाएगा। ये समय जिसमें जेपी नड्डा और दिल्ली के सभी पदाधिकारी, सांसद, विधायक, जितने पदाधिकारी सभी मौजूद होंगे। यहाँ से दिल्ली के बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं का एक विपुल फूका जाएगा कि एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के अंदर तैयारियां शुरू हो, जिसको लेकर स्वयं जेपी नड्डा आज खुद रामलीला मैदान में एक विपुल बजाएंगे। जी ठीक है शिवम, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को एटा आ रहे हैं। वो जिले में विकास की रफ्तार परखेंगे। यहां उनके कई कार्यक्रम तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी अलीगढ़ से सुबह 9:55 पर जवाहर तापिया परियोजना में हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे। 10:15 से परियोजना का निरीक्षण करेंगे और 10:35 बजे विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:55 बजे मानपुर पहुंचेंगे। यहां सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण करेंगे। दोपहर 12:35 पर निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज भवन का निरीक्षण किया जाएगा और 12:55 पर कलेक्ट्रेट स्थित सभा कक्ष पहुंचेंगे। यहां पर पहले जनप्रतिनिधियों से भेंट करेंगे और उसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की बैठक करेंगे। बाद में प्रबुद्धजनों के साथ भी भेंट वार्ता करेंगे। 2:20 पर निरीक्षण भवन लोक निर्माण विभाग पहुंचेंगे और यहां से 3 बजे पुलिस लाइन पहुंचकर हेलीकॉप्टर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दौरे में एटा को करीब 419 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के सौगात देंगे। उनके कार्यक्रम को लेकर जवाहर तापिया परियोजना स्थल से लेकर अन्य कार्यक्रम स्थलों पर शनिवार को दिन भर व्यवस्थाएं जुटाई गई। आला अधिकारियों ने परियोजना स्थल पर बनाए गए सभा स्थल में अधीनस्थ अधिकारियों की बैठक कर उन्हें व्यवस्थाओं को लेकर समझाया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल एटा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं और लगभग 419 करोड़ की परियोजनाओं का यहाँ पर वो सौगात देंगे जनता को। कल अलीगढ़ दौरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी, वहाँ भी लगभग 400 करोड़ की परियोजनाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपा था और आज कहीं न बात एटा पहुंच रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लगातार ये जो कहते हैं 2024 को देखते हुए और जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बाढ़ आई है, वो ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे लगे हुए हैं और आज एटा पहुंचेंगे और से हेलीपैड से और वो एटा पहुंचेंगे और लगभग बजे वो मलावन जो जवाहर तापी परियोजना है उसका निरीक्षण करने का काम जो कि चल रही है वहां पर, और 10:30 बजे एटा जनपद की योजना है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देने का काम करेंगे और कहीं न कहीं कार्यक्रम करेंगे। और जवाहर तापी परियोजना है, इसको तहत परियोजनाओं को लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। वहीं 12 बजे एसपीटीपी मानपुर परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। तो वहीं 12:35 पे निर्माणाधीन एटा मेडिकल कॉलेज जो
का काम चल रहा है, वहाँ उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ स्थलीय निरीक्षण करने का काम करेंगे और साथ ही उसके बाद 1 बजे वो जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने का काम करेंगे। उनसे बातचीत होगी, उनसे वार्ता होगी और वो एटा के कलेक्ट्रेट में हो, तो वहीं लगभग 1:20 पर अधिकारी के विकास कार्यों, कानून व्यवस्था को लेकर संबंधित जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो उस पर बैठक की जाएगी, समीक्षा बैठक की जाएगी। तो वहीं लगभग 1:50 पर सीएम प्रबुद्ध जनों के साथ वार्ता उसी कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और 3 बजे वो पुलिस लाइन एटा से रवाना हो जाएंगे लखनऊ के लिए। अब जिस तरीके से उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, लगभग वो हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे 9:55 पर, 10 बजे तक वो यहाँ पर पहुंचेंगे और 10:15 पर वो परियोजना का निरीक्षण करेंगे। इस बीच किस तरीके से उनका कार्यक्रम रहने वाला है? देखिए, लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एटा में पहुंचेंगे। एटा में तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लोकार्पण और शिलान्यास करने का काम करेंगे और कल भी उन्होंने किया था, आज भी जो लगातार विकास रहे हैं उनको परियोजनाओं के साथ कानून व्यवस्था की बैठक करने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री करेंगे, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी, इटावा, अलीगढ़, वहां पर कहीं न कहीं सेंधमारी की लगातार कोशिश की जा रही है और विकास को जोड़कर आगे ले जाने का काम करेंगे। ये विकास परियोजनाओं की जो सौगात दी जा रही है, ये जो सौगात है वो जनता को काफी लंबे समय से जो सीएम है वो लगातार दे रहे हैं। 2024 की तैयारी माना जाए इसे? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसको 2024 से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि निकाय चुनाव भी आ रहे हैं और 2024 का चुनाव भी नजदीक है और जाहिर सी बात है कि विपक्ष के गढ़ में सेंधमारी करना लगातार भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। चाहे वो कांग्रेस का गढ़ कहा जा सकता है कि अमेठी की बात की जाए, रायबरेली की बात की जाए, तो वही समाजवादी पार्टी का गढ़ भी ये कहा जाता है और जाहिर सी बात है कि गढ़ में सेंधमारी करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों से लगातार जोड़ने का काम कर रहे हैं और उसी क्रम में ये कहा जा सकता है कि कार्यक्रम चल रहे हैं। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त किए गए 102 से अधिक कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। इस मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने विधानसभा सचिवालय के कर्मचारियों की बर्खास्तगी के आदेश पर अग्रिम सुनवाई तक रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले की सुनवाई करते हुए विधानसभा सचिवालय के 27, 28 और 29 सितंबर की बर्खास्तगी आदेश पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अग्रिम आदेश तक रोक लगाई है। साथ ही कोर्ट ने इस मामले में विधानसभा सचिवालय से 4 सप्ताह के बीच जवाब पेश करने को भी कहा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये कर्मचारी अपने पदों पर कार्यरत रहेंगे। अगर सचिवालय चाहे तो रेगुलर नियुक्ति की प्रक्रिया चालू कर सकता है। ऐसे में अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 दिसंबर नियत की गई है। आपको बता दें कि अपनी बर्खास्तगी के आदेश को लेकर बबीता भंडारी, भूपेंद्र सिंह बिष्ट और कुलदीप सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अमित चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, फिलहाल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ये आदेश जो है इनको एक तरीके से इन पर रोक लगाई है, क्या कुछ इसको लेकर अहम जानकारी? देखिए मुस्कान, बैकडोर भर्ती को लेकर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जो यहाँ पर करीब 102 कर्मचारियों को बर्खास्त करने के आदेश दिए गए थे, उसके खिलाफ जब उनमें से कुछ लोग जब यहाँ हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं उनकी याचिकाओं की सुनवाई करते हुए उन सभी जो यहाँ पर रोक लगाई गई थी उन पे यहाँ पर रोक लगा दी है और पूरी तरीके से कोर्ट के आदेश के अनुसार अगर कहा जाए तो ये कर्मचारी अपने पद पर कार्य करते रहेंगे, ये कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है। वहीं बात करें कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर बैकडोर भर्ती की जो यहाँ पर सुनवाई की
को लेकर के लगातार यहाँ पर जो चीजें सामने आ रही है उसको देखते हुए यही लगता है कि जो यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से कार्रवाई की गई थी उस पर कहीं ना कहीं अब रार मचनी शुरू हो गई है, क्योंकि करीब 102 लोगों को यहाँ पर निकाल दिया जाता है और बगैर कारण बताए, तो उसको लेकर के हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। और वहीं इस पे लगातार अब कहीं ना कहीं राजनीति भी अपने चरम पर है और यहाँ पर जो अब विधानसभा अध्यक्ष को विधानसभा को यहाँ पर कोर्ट को जवाब देना होगा कि क्या कारण यहाँ पर है, क्योंकि उसमें से कई यहाँ पर जो लोग थे वो तटस्थ थे और उस पे कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको बर्खास्त नहीं किया जा सकता था, लेकिन बर्खास्त कर दिया गया बगैर कारण बताओ नोटिस के। तो उस पे कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और उन सभी यहाँ पर जो निकाला गया था उनको पे कहीं ना कहीं रोक लगा दी गई है। जी, लेकिन बैकडोर भर्ती का ये मामला है, इसमें खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी जो है वो आगे कार्रवाई करने की इस पर बात कर रहे थे। उन्होंने खुद विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और कहा था कि इस तरीके के मामले पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में भर्तियों को लेकर के जिस तरीके से पहले भी यहाँ पर कांग्रेस के टाइम पे जो यहाँ पर गोविंद सिंह कुंजवाल विधानसभा अध्यक्ष उनकी तरफ से भर्तियां की गई थी, उसके बाद यहाँ पर प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से यहाँ पर भर्तियां की गई थी। और क्योंकि जब हमारी यहाँ पर कुंजवाल जी से जब बात हुई तो उनका साफ तौर से कहना था कि ये विधानसभा अध्यक्ष के अधिकारों में आता है कि यहाँ पर जो भर्तियां है उस पर नियम पूर्वक कराई जाए, उसको लेकर के भी यहाँ पर लगातार कार्रवाई की गई थी। और लेकिन जब यहाँ पर भर्तियों में कहीं ना कहीं गड़बड़ी की बात सामने आई तो खुद पुष्कर सिंह धामी ने आगे बढ़ करके इस पर जांच करने की बात की थी और उसी के तहत ये सारी कार्रवाई की गई थी यहाँ पर जो विधानसभा अध्यक्ष है मौजूदा उनकी तरफ से। और ये सभी रेगुलर नियुक्तियों की प्रक्रिया चालू हो सके उसको लेकर भी अब कार्रवाई की जा चुकी है। और जो इस मामले की जो अगली सुनवाई है वो यहाँ पर 19 दिसंबर को बताई जा रही है, लेकिन इस बीच सरकार को जवाब देना होगा, विधानसभा अध्यक्ष को जवाब देना होगा और पूरी तरीके से यहाँ पर जो रेगुलर भर्तियां हैं वो कहीं ना कहीं अब विधानसभा में निकाली जा रही है। उसको लेकर के पुष्कर सिंह धामी की तरफ से आदेश भी जारी कर दिए गए और जो पुरानी जो भर्तियों की जांच थी वो कहीं ना कहीं लगातार की जा रही है। जी, अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 तारीख को होगी, 19 दिसंबर को होगी। जो ये अहम सुनवाई हुई इसमें और क्या कुछ खास रहा? बर्खास्तगी पर जो आदेश थे उस पर तो रोक लगाई गई है, इसके साथ और क्या आदेश दिए? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 19 दिसंबर को जो यहाँ पर अगली सुनवाई की बात यहाँ पर सामने आई है और उसके बाद यहाँ पर जो कारण बताए गए थे इसमें बर्खास्तगी के आदेश को लेकर जो बबीता भंडारी हैं, भूपेश सिंह बिष्ट हैं और कुलदीप सिंह जो और अन्य कर्मचारी जिन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी उनकी तरफ से कहा गया था कि कोर्ट को अवगत कराया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। और लेकिन 102 लोग को निकालना कहीं ना कहीं लोक सेवा यहाँ पर उनके हाथ में नहीं हो सकता, उसको लेकर के यहाँ पर कार्रवाई की गई है, जबकि उनके द्वारा यहाँ पर लगातार यहाँ पर कई सालों से यहाँ पर काम किया जा रहा है। और आगे उसमें क्या इसमें कार्रवाई रहेगी हाईकोर्ट में जवाब जब दिया जाएगा उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो होगा। लेकिन फिलहाल अभी हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है कि इनको यथावत रखा जाए और इनकी बर्खास्तगी को अभी रोका जाता है। पूरी तरीके से अब विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से क्या बयान आता है ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, अध्यक्ष की ओर से क्या बयान आता है ये देखना अहम होगा, लेकिन सीएम की ओर से क्या कोई बयान आया? क्योंकि सीएम का खुद का और जो विधानसभा अध्यक्ष है उनका ये काफी अहम फैसला था जिसको पूरे बीजेपी ने सराहा था। हाँ बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरह लगातार भर्ती मामलों को लेकर के जो सवाल कहीं ना कहीं सरकार पर उठ रहे थे और जब सीएम ने इसका संज्ञान लिया और पूरी तरीके से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की तरफ से भी यहाँ पर जो भर्तियां हुई है उस पर कहीं ना कहीं जांच बढ़ाई गई और उन जांचों में जो खामियां निकली उन खामियों के तहत ये कार्रवाई की गई है। अब क्योंकि हाईकोर्ट में मामला है, हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पर रोक भी लगा दी गई है, सरकार इसमें क्या जवाब इसमें दाखिल करेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राज्य सरकार की अगर बात करें तो पुष्कर सिंह धामी की बात करें तो नियत साफ नजर आती है कि जो भी यहाँ पर अनैतिक रूप से कार्य किए जा रहे हैं, भले पूर्व में किए जा रहे हो या अभी यहाँ पर किए गए, तो उन सभी को यहाँ पर जांच की जाए और जो यहाँ पर सच्चाई है वो सामने आए और जो उत्तराखंड के लोग हैं उनको कहीं ना कहीं इंसाफ मिलने की यहाँ पर कार्रवाई की जाती है। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। शोपिया के चौधरीगुड़ गांव में एक घटना सामने आई है। यहां कश्मीरी पंडित को गोली मार दी गई। सूचना मिलती ही व्यक्ति की गंभीर हालत में अस्पताल जब उसको ले जाया गया वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मारे गए व्यक्ति की पहचान पूरन कृष्ण के रूप में हुई है। कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार
आम नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा है। इससे पहले अगस्त में स्वतंत्रता दिवस पर घाटी में निकाले गई तिरंगा यात्रा से बौखलाए आतंकियों ने 2 कश्मीरी पंडितों को गोली मार दी थी। घाटी में इन मामलों के खिलाफ लोगों में पहले से ही रोष बना हुआ है, साथ ही साथ लोगों में दहशत भी है। जरा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है आतंकियों द्वारा, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, जिस प्रकार से मई और जून के माह में आतंकियों ने टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू किया था, जिसमें राहुल भट्ट जो प्रधानमंत्री पैकेज के दौरान वहां पर काम कर रहे थे, और वहीं रिजर्व कैटेगरी के जो रजनीवाला थी, सांबा की रहने वाली थी, उसकी हत्या कर दी। एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। वहीं एक लेबर था वहां पे, उसकी हत्या कर दी, और लगातार सिलसिला चलता रहा। लेकिन कहीं न कहीं सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को ढेर किया, लेकिन कुछ देर के लिए जरूर विराम लगा था, लेकिन उसके बाद फिर से कहा जाए कल जिस प्रकार से उनकी हत्या कर दी है, और वहीं उनका परिवार जो है वो जम्मू में रहता है, जम्मू के मुठी इलाके में रहता है। और यहाँ पर जैसे ही परिवार को पता चला तो परिवार में कहीं न कहीं रोष जो है वो गुस्सा साफ देखने को मिला। गमजदा भी था परिवार। और देर रात 10 साढ़े 10 बजे करीब जब उनका पार्थिव शरीर घर पे पहुंचा तो पूरा परिवार जो है वो शोकाकुल हो गया। हर तरफ जो कहा जाए हर तरफ रोने और चिल्लाने की आवाजें जो हैं वो सुनाई पड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा दृश्य देखकर जब आदमी देखता है ये चीजें, तो उन कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर भी गुस्सा निकलता है, क्योंकि लगातार कहा जाए कि पाकिस्तान प्रायोजित जो आतंकवाद है वो कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्योंकि पूरे मसले पर किस तरीके से सेना की कार्रवाई जारी है? जी देखिए, पूरे इलाके को कल जिस प्रकार से ये घटना हुई है उसके बाद से पूरे इलाके को घेर लिया गया था, और और उन आतंकियों को ढेर किया जा सके, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं उसी को देखते हुए हालांकि पूरा इलाका जो है उनकी उन आतंकियों की तलाश जो है वो की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि उन आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मुस्कान, अभी आज अंतिम संस्कार भी होना है कश्मीरी पंडित जिसकी हत्या की गई, उसको लेकर क्या जानकारी? जी देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि देर रात उनका पार्थिव शरीर जो है वो घर पहुंचा है, और अब वहां पर जो अंतिम रस्में होती हैं वो निभाई जाएंगी। उसके बाद ही उनका पार्थिव शरीर जो है उनको अग्नि भेंट की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जैसा मैंने पहले कहा कि लोगों में गुस्सा है, और कल जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री पैकेज के दौरान कश्मीर घाटी में काम कर रहे थे, और उस दौरान जो लोग कर्मचारी वहां पर जिनकी हत्या हुई थी, उसके बाद उन्होंने जम्मू में स्थानांतरित करने की मांग की थी, और उन्होंने भी कल अपना रोष जो है दिखाया, और डर उनको साफ लगने लगा है कि अब इस हालात में हम कैसे वहां पर काम कर पाएंगे। यही चीज लेकर वो लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको जम्मू स्थानांतरित किया जाए। लेकिन सरकार जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि बायोमेट्रिक हाजिरी जो है आप लगाओ वहां पर आकर, और तभी आपका सैलरी जो है वो रिलीज होगी। लेकिन अभी कहा जाए त्योहारों के दिन है, दीपावली आने वाली है, तो उससे पहले कर्मचारियों को वेतन जो है वो नहीं दिया जा रहा है। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, अगर हालात साजगार नहीं है तो ऐसे में वहां पर अपनी जान देने कौन जाएगा। एक किस्म का कहा जाए कि कुएं में छलांग लगाने वाली बात है, वहां जाकर मरना कौन चाहेगा, ये सरकार को सोचना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हत्या हुई है कल, उसके बाद से फिर कहीं ना कहीं डर का माहौल जो है एक बार फिर बन गया है। मुस्कान, ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।